नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं एक ट्रैवलर हूँ और आज फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम टू एज की रीडिंग के लिए। और हम अभी टाइम मशीन में पहुंचे हुए हैं ईस्टर्न साइड में, यानी कि न्यूयॉर्क के आसपास। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो वहां पे डॉक्टर्स के साथ जो सांठगांठ बढ़ी थी, जो उनके साथ हमारा संबंध था, उससे कितना लाभदायक वो सिद्ध हुआ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी ऑफ न्यूयॉर्क जिसका, और अभी हम न्यूयॉर्क में ही है। और वहां पे भी बोल रहा है एट द एंड ऑफ पेज, लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 12, Lewis and I finally crossed the Hudson River to stay in New York City. हडसन रिवर एक नदी थी न्यूयॉर्क में, जैसे दिल्ली में यमुना है, तो हम कहते हैं ना, यहाँ यमुना के पार रहता है वो, ट्रांस यमुना, सेंट्रल दिल्ली, ऐसी ज्योग्राफी हम डिफाइन करते हैं। तो वहीं पे हडसन रिवर को उस साइड जो था, वहां पे वो निवास करती थी। स्मॉल ए गैदरिंग्स वर बीइंग हेल्ड एट दैट टाइम इन न्यूकमर बर्ट्स टेलर शॉप। न्यूकमर था एक बर्ट, वो दर्जी था, उसकी टेलर शॉप थी। तो वहां पे छोटी छोटी जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स की मीटिंग्स, गैदरिंग्स, यानी कि जमघट होती। देखो, ये शुरुआती दौर था ए का। यहाँ पे ए को इतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी जितनी की आज है विश्व भर में। तो मीटिंग के लिए जगह मिलना ना एक चुनौती भरा काम। आज की डेट में हम लोग जाते हैं किसी गवर्नमेंट कंट्री में, किसी चर्च में, किसी स्कूल में, किसी धर्मशाला में, तो हमें आसानी से वहां पे मीटिंग के लिए इजाजत मिल जाती। हमारा एक इंट्रोडक्शन है, हमारी एक पहचान है विश्व भर। उस टाइम भी ऐसी स्थिति नहीं। तो हमें अपने ही रिसोर्सेज से और अपने ही आपस में मेहनत करके मीटिंग की कई जगह ढूंढनी पड़ती। इसलिए आमतौर से मीटिंग या तो किसी के घर में होती थी, या यहाँ पे देखा जाए तो कर्ट एक न्यू कमर था, उसकी टेलर शॉप थी, उसने वहां मीटिंग का आयोजन किया। तो मीटिंग की जगह ढूंढना एक मुश्किल काम था, इसलिए ऐसी जगहों पर मीटिंग होती। लेटर दिस मीटिंग मूव टू अ स्मॉल रूम इन स्टाइनवे हॉल and thence into permanent quarters when A's first clubhouse, the old 24th, was opened. Lewis and I went to live there. Went there to live. तो ये मीटिंग जो है ऐसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती रहती। और फाइनली यहाँ पे इनको एक ओल्ड क्लब हाउस मिला, इसको बोलते थे ओल्ड क्लब हाउस। और ये ओल्ड 24th बोलते थे इसको, क्योंकि ये 24th स्ट्रीट पे था न्यूयॉर्क। पता था, वो एड्रेस था 24th स्ट्रीट। और इसकी then we have that picture of that पिक्चर्स में 24th क्लब हाउस जो था, वो वो वहां पे था, जिसमें उनको एक परमानेंट जगह मिली। और वहां लुइस और बिल जो थे, उन्होंने वहां 5 महीने तक निवास भी किया। ये है व्यू फ्रॉम वेस्ट 24th स्ट्रीट। तो ये सड़क से थोड़े हटके था। और कहते हैं इसका किराया जो था $75 था पर मंथ। और इसके साथ $25 करीब इसमें ऊपर खर्चा आता था बिजली पानी का, तो लगभग $100 महीने का किराया था उसका, जो और सेल्फ सपोर्टिंग की वजह से हम खुद ही इसका किराया जो था वो इकट्ठा करके प्रोवाइड करते। तो ये पहला क्लब हाउस था। ये 1960 तक रहा, उसके बाद ये चला नहीं। क्लब हाउस वाला कॉन्सेप्ट जो था वो धीरे धीरे एक ट्रेडिशन में उल्लंघन कर रहा था, इससे वो क्लब हाउस हटा दिया गया। लेकिन वो वहां पे 5 महीने तक उस टाइम पे, देखो लुइस और बिल जो थे वो कितना भटके थे, अपने इसके बारे में कल भी बात करी थी। तो ये 5 महीने यहाँ भी रहे। और ये कोई आलीशान जगह नहीं थी, हालांकि न्यूयॉर्क सिटी में थी, 24th स्ट्रीट से थोड़े हटके थी, इसलिए किराया भी सस्ता था। और यहाँ पे नीचे एक हॉल था और ऊपर 2 कमरे थे। यहाँ पे बिल और लुइस रहते थे एक कमरे में। तो ये जो पूरा का पूरा ढांचा था, देखो आप कितना हम्बल था और कितने चुनौती भरे शुरू के दिन थे ये। मीटिंग के लिए जगह खोजना, बिल और लुइस को अपने लिए जगह, रहने की जगह खोजना चुनौती भरे थे। लेकिन ये भी गुजर गए, दिस टू शैल पास, ये भी पास हो। As we look back over the early scenes in New York, we saw in the midst of them the benign little doctor who loved drugs, William Duncan Silver, then physician-in-chief of the Charles E. Todd Hospital, New York, a man who was very much a founder of A। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम
आज डॉक्टर सिलवत, इन सबसे हमारी पहचान हो चुकी है। डॉक्टर जिन्होंने भी उसे पढ़ा है, द लिटिल डॉक्टर हु लव्ड ड्रग्स। ये टाउन्स हॉस्पिटल, ये जो आपके स्क्रीन पे सुमेश ने चित्र डाला है, ये टाउन्स हॉस्पिटल का है एट दैट टाइम। एंड डॉक्टर सिलवत, आज हम डॉक्टर सिलवत के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर सिलवत का इतिहास तो बहुत गहरा है। इतिहास की गहराइयों में ना जाके मैं जो किताब में लिखा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। देन राजेश इज ऑलवेज देयर, हेल्प अस विद डिटेल्ड डेप्थ हिस्ट्री। तो डॉक्टर विलियम सिलवत का मैं बात कर रहा है और यहाँ पे उसको बोल रहा है, डिफाइनिंग हिम एज अ बिनाइन लिटिल डॉक्टर। बिनाइन का मतलब होता है समथिंग दैट इज काइंड एंड जनरस एंड नॉट हार्मफुल एट ऑल। बायोप्सी होती है मेडिकल में, तो बिनाइन होता है, malignant होता है। malignant का मतलब इट इज थ्रेटनिंग, इट इज कैंसरस, इट इज हार्मफुल। और बिनाइन का मतलब होता है, यहाँ पे बिनाइन का मतलब है नॉन थ्रेटनिंग, जेंटल, काइंड, नॉट हार्मफुल इन इफेक्ट। तो जेंटल, बड़े जेंटल किस्म के डॉक्टर थे डॉक्टर विलियम सिलवत, हु लव्ड ड्रग्स। और फिजिशियन इन चीफ थे चार्ल्स बी टाउन हॉस्पिटल के। अ मैन हु वाज वेरी मच अ फाउंडर। देखो, उनको पदवी दी जा रही है ए के स्थापक की। एक हिसाब से वो ए के स्थापक है, वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ए में विश्वास रखा, ए के सिद्धांतों में विश्वास रखा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान दिया, और बिल डब्ल्यू के साथ मिलके और शराबियों के साथ इतना काम किया, और अल्कोहलिज्म की डिजीज के बारे में जानकारी प्रदान करी, जिससे बहुत लोग जो थे वो सुधार और उपचार की प्रक्रिया में आए। इसलिए उनकी भूमिका बहुत ही अहम है। लिखा इसीलिए लिखा है यहाँ पे, अ मैन वाज वेरी मच अ फाउंडर ऑफ ए, फ्रॉम व्हाट वी लर्न द नेचर ऑफ आवर इलनेस। उससे हमने सीखा, फ्रॉम हिम वी लर्न द नेचर ऑफ आवर इलनेस। तो ये इंट्रोडक्शन था डॉक्टर विलियम सिलवत। इनके बारे में एक और बात बता दीजिए, इनका जन्म हुआ था 1873 में, ही डाइड 1991। इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, न्यूरोसाइकेट्री इन्होंने स्पेशलाइज किया। मेडिसिन किया बेलीव्यू हॉस्पिटल से, बेलीव्यू का नाम, जगह का नाम सुना हुआ है, आपके पास जगह है बेलीव्यू। और वो वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करी 1896 से 1899 तक। यानी कि देखिए आप, 1873 में बॉर्न थे, 20 और इयर्स एल्डर टू बिल डब्ल्यू एज वाइज, 20 साल बड़े थे। अगर बिल डब्ल्यू लेट 30s में आए तो उस टाइम पे ही ऑलरेडी इन द लेट 50s, वर्किंग ऑन 60। उन्होंने अल्कोहलिज्म पे बहुत से पेपर्स भी लिखे अपने पढ़ाई के दौरान। अल्कोहलिज्म एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, reclamation of the alcoholic, these are some of the papers he wrote. भगवान रहस्यमय तरीकों से काम करता है, ये हमेशा बोलता रहता हूँ मैं मीटिंग पे। और ये देखिए आप, अगर हम बिल डब्ल्यू का इतिहास देखें, उनका करियर देखें, तो 1919 से लेकर 1929 तक 10 साल वो एक आर्मी के डॉक्टर थे, यूएस आर्मी हॉस्पिटल में काम करते थे, प्लेट्सबर्ग। उन्होंने वहां से 1917 से 1999 तक, और वहां पे उन्होंने 10 साल काम किया। उसके बाद, आई एम सॉरी, 1970 1999 तक उन्होंने यूएस आर्मी हॉस्पिटल में 2 साल काम, और 1919 से 1929 तक, तो 10 साल उन्होंने प्रेस्बिटेरियन करके एक जगह थी, वहाँ के न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में वो एसोसिएट प्रोफेसर थे, एसोसिएट फिजिशियन एंड प्रोफेसर इन दी न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वहां उन्होंने काम। 1929 में डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन। उसके हेतु दो चीजें हुई। एक तो ये हॉस्पिटल बंद हो गया, ले ऑफ होगा। उस ले ऑफ में डॉक्टर विलियम सिलवत वाज आस्क्ड टू लीव। डॉक्टर विलियम सिलवत खुद एक स्पेकुलेटर इन्वेस्टर, उन्होंने अपना पैसा भी लगा हुआ था शेयर मार्केट, और उनका वहां भी नुकसान हुआ। उनकी हालत, जो आर्थिक स्थिति थी डॉक्टर सिलवत की इस चीजों के दौरान, जो थी बहुत बिगड़ गई। ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द रोड बिकॉज ही हैड नो जॉब एंड ही हैड नो मनी, बट ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ क्वालिफाइड डॉक्टर विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। चार्ल्स टाउन से पहले वो मिल चुके थे, क्योंकि चार्ल्स टाउन खुद अल्कोहलिज्म से थोड़े बहुत शिकार थे, तो वो मिल चुके थे। आई डोंट नो वेदर ही वाज अल्कोहलिक, ब्रांडेड एन अल्कोहलिक एंड अ मेंबर ऑफ ए, लेकिन वो उनको समस्या थी शराब से, चार्ल्स टाउन को, और उस शराबियों के साथ काम भी करना चाहता।
उनकी मुलाकात हो चुकी। तो डॉक्टर सिल्कवर्थ जब चार्ल्स टाउन से मिले, चार्ल्स बी टाउन की तस्वीर दी सुमेश टेक्नोलॉजी, थैंक यू सुमेश। तो जब वो चार्ल्स टाउन से मिले तो उन्होंने कहा कि आप, मैं आपको अपना हॉस्पिटल खोलूंगा न्यूयॉर्क में, उसमें आप अल्कोहलिक वार्ड के हेड बन जाइए। द हॉस्पिटल वाज फॉर एडिक्ट्स एंड अल्कोहलिक्स प्राइमरीली। उन्होंने कहा था आप वहाँ पे काम करिए, मैं आपको थोड़ी बहुत ज्यादा तनख्वाह तो नहीं दूंगा, थोड़ी बहुत तनख्वाह, आई थिंक वो समथिंग लाइक $40-50 अ वीक, प्लस बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी कि रहने के लिए कमरा और खाना के साथ। और उस टाइम डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ को कोई कोई खास उसके पास विकल्प था नहीं, उन्होंने वो नौकरी पकड़ ली। और उसके बाद इतिहास गवाह उन्होंने क्या क्या काम किया शराबियों के, बिल डब्ल्यू का प्यार किया, हाँ, फाउंडेड अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो बाकी जो, नहीं तो वो तो दूसरी जगह काम कर रहे थे, वहां शायद कम काम करते रहते, लेकिन भगवान को शराबियों से इतना प्यार था कि उनको जाके यहाँ पे प्लेस किया। अदरवाइज ही वुड हैव बीन वर्किंग समवेयर एल्स डूइंग समथिंग एल्स एंड प्रोबब्ली डाइड ओवर देयर। लेकिन ये देखो यहाँ पे भगवान ने उनको प्लेस किया इस नए जगह पे, और इस स्थान से जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास का जन्म ही यहाँ पे हुआ। तो भगवान कैसे काम रहस्य में तरीके, ये तो नॉट कमिंग हुए। हाँ, उनको अल्कोहलिज्म से उनका बहुत अटैचमेंट था, ही वांटेड टू वर्क विद अल्कोहलिक्स। लेकिन अल्कोहलिक्स के साथ काम करने में एक दुविधा है। एक तो शराबी बात नहीं सुनता है डॉक्टर की, शराबी झूठ भी बोलता है, और शराबी टाइम से डॉक्टर को पैसे भी नहीं देता है, फीस भी नहीं भरता। तो इन सब चीजों की वजह से शराबी के साथ काम करना एक बहुत चुनौती भरा काम है एक डॉक्टर की। लेकिन अब इस ईश्वर ने डॉक्टर सिल्कवर्थ को ऐसी स्थिति में डाला कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं। और उन्होंने उसके बाद कई साल तक, टिल हिज डेथ in 1951 ही वर्क। आगे पढ़ते हैं। He supplied us with the tools with which to puncture the toughest alcoholic ego, those shattering phrases by which he described our illness. The obsession of the mind that compels us to drink, and the allergy of the body that condemns us to go mad or die. ये जो टूल्स थे, ये जो के लफ्ज थे, जो शब्द थे, वो सबसे टफेस्ट ईगो को पंचर कर सकते, यानी कि जो एक अहंकार होता है जिससे शराबी भरा हुआ था, उस अहंकार को तोड़ने के लिए ये जरूरी था कि उसको सच बताया जाए उसको बीमारी के बारे में। और बीमारी क्या थी? ऑब्सेशन ऑफ द माइंड, जो हमको कहता है कि पियो, एंड द एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसकी वजह से हम दुख नहीं पाते हैं उस एनर्जी की वजह से, और तब तक पीते रहते हैं। कंडेम्स अस, हमें फोर्स करता है, हमें मजबूर करता है तब तक पीने के लिए जब तक हम या तो बिल्कुल पागल ना हो जाए या अल्टीमेटली। ये जो सत्य था शराबीपन के बारे में, डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने हमको इस सच से अवगत, इस सच की पहचान से। These were indispensable passwords, इंडिस्पेंसिबल पासवर्ड्स। मैं कोई साइट नहीं खोल सकता हूँ, किसी चीज को समझ नहीं सकता हूँ, मेरे को कोई एक्सेस नहीं मिल सकता है, मेरी कोई शुरुआत नहीं हो सकती है जब तक मेरे को पासवर्ड पता था। आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर चीज के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड है। अगर मेरे को पासवर्ड ही नहीं पता है तो मैं किसी चीज के अंदर नहीं घुस सकता, चाहे वो मेरा बैंक अकाउंट, चाहे वो मेरे क्लब का प्रोफाइल हो, चाहे मेरे को किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए हो, तो पासवर्ड रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी इवन टू ओपन माई कंप्यूटर इन पासवर्ड। दिस वर द पासवर्ड, ये पासवर्ड थे क्या? मैं सत्य ये है कि ये शराब जो है सेशन है, और उसके बाद जो एलर्जी होती है उसकी वजह से सत्य। डॉक्टर सिल्वर taught us how to till the black soil of hopelessness out of which every single spiritual awakening in our fellowship has since flowered. Beautiful sentence. Till the hopeless soil, still the black soil of hopelessness. टिल करना मतलब मिट्टी को जोतना। अगर मेरे को अपने खेत को उपजाऊ बनाना है, उसको कल्टिवेबल बनाना है, उसमें कुछ मेरे को कल्टीवेट करना है, कुछ उसमें कुछ उगाना है, तो जरूरी है कि मैं उस खेत को पहले जोतूं। क्योंकि अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो उसके अंदर हवा पानी का आगमन नहीं हो सकता। ऊपर की मिट्टी जो है मेरे को एक बारी नीचे करनी पड़ेगी, नीचे की ऊपर, टिलिंग द सॉइल। उसको उपजाऊ बनाने के लिए मेरे को पहले उसको खोदना पड़ेगा, ऊपर की सतह जो है उसको हटा के, और ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, इसको बोलता है टिलिंग द सॉइल।
तो जब तक वो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो सॉइल है क्या, बंजर जमीन है, ब्लैक सॉइल ऑफ होपलेसनेस है, वो काली मिट्टी है जिसके अंदर कुछ भी चीज उग नहीं सकती। और एक बार उसको मैं उपजाऊ बना देता हूँ, खेत जोत यानी कि टिल कर देता हूँ, तो वो कह रहा है कि एवरी सिंगल स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन आवर फेलोशिप हैज सिंस फ्लावर्ड। तब उसमें से फूल निकलेंगे, तब वो जो मिट्टी होगी उपजाऊ बनेगी, तो उसमें पौधा जो है वो पानी मिलेगा, उसको हवा मिलेगी, वो सांस ले पाएगा, और वो उसमें फूल किस चीज के निकलेंगे, आध्यात्मिक जागृति। सिंगल स्पिरिचुअल अवेकनिंग इन आवर फेलोशिप हैज सिंस फ्लावर्ड। हर एक आध्यात्मिक जागृति, हर एक आध्यात्मिक अनुभव जो है वो उस मिट्टी से निकलेगा जो अब जोत दी गई है, और उसको जोतने के लिए जो है वो ये जो सत्य है, ये जो इनसे अवगत कराया हमको डॉक्टर से। In December 1934, the span of science had completely sat by my bed, following my own sudden and overwhelming spiritual experience, reassuring me, "No, Bill," he had said, "you are not hallucinating." अब जब दिसंबर 1934 में जब आखिरी बारी हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी बिल विल्सन की, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ उनके पास बैठा था, उनके बेड पे, उनके कमरे के अंदर। और बिल जो था वो घबराया हुआ था कि मेरे को हुआ क्या है। वो समझ रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहा है। करने का मतलब है जो चीज सत्य नहीं है उसको फिर भी दिखाई दे रही है, उसके बारे में फिर भी सोच रहा है, उसको रोशनी दिख रही है, कुछ आवाजें आ रही है। ये ज्यादा अत्यंत शराब पीने का असर हो रहा है कुछ। इसमें वास्तविकता क्या थी उसको समझ नहीं आया। तो उसने जब डॉक्टर सिल्वर से पूछा क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसी चीजें वाकई में देख रहा हूँ, क्या मैं कोई सपने आ रहे हैं मेरे को, क्या हो रहा है। तो उसने वहां पे आश्वासन दिलाया बिल को और बोला, "नो बिल, यू आर नॉट हेलुसिनेट, ऐसा कुछ नहीं। वॉट एवर यू हैव गॉट यू हैड बेटर हैंग ऑन टू इट। जो भी तेरे को मिला है, मुझे नहीं पता तुझे क्या मिला है, लेकिन जो भी मिला है उसको पकड़ के रख, हैंग ऑन टू इट। इट इज सो मच बेटर देन व्हाट वी हैड ओनली इन आवर पास्ट। आज से कुछ चंद घंटों पहले ही, 1 घंटे पहले ही जो तेरी हालत, उससे तो कितना बेहतर। तू शराब के बिना रह नहीं पा रहा था, तेरे को डीटीज हो रहे थे, डिलीरियम ट्रेमेंस हो रहे थे, तेरे को विड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे थे, तू ठीक से कुछ खा नहीं पा रहा था, ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहा था, तू बात भी तक नहीं कर पा रहा था, उससे कई गुना बेहतर है। तो मुझे नहीं पता तेरे को क्या मिला, ये हेलुसिनेट नहीं कर रहा, तो जो भी तेरे को मिला ना बेटा, इसको पकड़ के रख ले। These were great words for A to come. Who else would have said? बहुत ही महान शब्द थे जो थे, वो और किसके मुंह से? डॉक्टर डंकन, विलियम डंकन शिकवत, ये यहाँ पे डब्ल्यू एक आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर साहब के प्रति बता। When I wanted to go to work with alcoholics, Dr. Silkworth led me to them right there in his hospital and at great risk of his professional reputation. जब उसके बाद रिकवरी प्रोसेस में बिल्डअप हुआ है और उनको और शराबियों के साथ काम करने की जरूरत पड़ी, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अपने अस्पताल के दरवाजे खोले उन जहाँ शराबी भर्ती होते रहते, तो उनको ज्यादा घूमने की या भटकने की जरूरत नहीं पड़ी शराबी ढूंढने में जिनके साथ वो काम करना चाहता था। और उसको पता था बिल को कि वो और शराबियों के साथ काम करेगा तभी वो ठीक है, तो उसको वहां पे वो शराबी उपलब्ध करे। डॉक्टर विल एट अ ग्रेट रिस्क टू हिज प्रोफेशनल रेपुटेशन। टाइम पे शराबी बनने की बीमारी के नाम पे कोशिश नहीं हुई। अस्पतालों में अल्कोहलिक वार्ड नहीं थे, अल्कोहलिज्म का इस प्रकार से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था जिस प्रकार से बिल डब्ल्यू करना चाहता था। तो ये सब जोखिम थे डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के मेडिकल करियर थे। ये कौन सा उपचार ढूंढ रहा है, उस टाइम बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त। डॉक्टर कह सकते थे कि ये उपचार करेगा तो हम डॉक्टरों का क्या होगा। तो प्रोफेशनली ये एक बहुत जोखिम भरा काम था, रिस्की काम एक डॉक्टर के लिए, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए डॉक्टर सिल्कवर्थ ने आगे बढ़ के ये काम किया। After 6 months of failure on my part, try a penny drunks, he again reminded me of Professor William James' observation that truly transforming spiritual experiences are nearly always founded on calamity and collapse. 6 महीने तक उसके बाद बिल डब्ल्यू ने काम किया, लेकिन उसको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई किसी भी शराब के साथ। वहां आके फिर डॉक्टर सिल्कवर्थ ने याद दिलाया, और यहाँ पे चित्र आ गया प्रोफेसर विलियम जेम्स का, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है। और इनको बताया गया, उन्होंने हम किताब भी लिखी है तो यहाँ पे उनको बताया भी गया कि कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या कोई भी आध्यात्मिक जागृति जो है
उसकी बुनियाद निकलती है विपदा और संकटों के हेतु। जब विपदा और संकट आती है, उसी से जन्म होता है एक आध्यात्मिक अनुभव का, एक आध्यात्मिक जागृति का। उसके बिना उसकी शुरुआत नहीं हो सकती। ट्रूली ट्रांसफॉर्मिंग, तो असल में वास्तविकता में बदलाव लाने वाले ऐसे जो आध्यात्मिक अनुभव है, उनकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, कलैमिटी एंड कोलैप्स। विपदा और किसी चीज का बिल्कुल ढांचा गिर जाता है, हालत खराब हो जाती है, कोई चीज खत्म हो जाती है, वहां से जब नई चीज निकल के आती है, वो आध्यात्मिक जागृति का जन्म वही होता है। स्टॉप प्रीचिंग एट देम, उनको प्रचार करना बंद करो, डॉक्टर सिल्कवर्थ हैड सेड, एंड गिव देम अ हार्ड मेडिकल फैक्ट्स। पहले उनको इस बीमारी के बारे में जो हार्ड मेडिकल फैक्ट्स हैं, जो चिकित्सक रूप से सत्य है, वो पहले उनके सामने प्रस्तुत करो। ऑब्सेशन ऑफ द माइंड, एनर्जी ऑफ द बॉडी, इन चीजों के बारे में बात करो। ये तथ्य उनके सामने रखो, दिस हार्ड फैक्ट्स, मेडिकल फैक्ट्स। इसमें soften them up at depth and they will be willing to do anything to get well। और anything यहाँ पे italics। तो फिर उसके बाद जब उनको ये सत्य पता चलेंगे इस बीमारी के बारे में जिससे वो पीड़ित है, तब वो किसी भी हद तक एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे ठीक होने के। और तभी वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज के कानों तक पहुंचेगा और वो सुधार की प्रक्रिया में आगे आएंगे। ये एक बहुत ही कीमती बहुमूल्य सलाह थी डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ की, जो उन्होंने बिल डब्ल्यू को स्टेम। Then they may accept these spiritual ideas of yours are given a higher power। उसके बाद ये तुम उच्च शक्ति के बारे में बात करते हो, ये जो तुम्हारे आध्यात्मिक सिद्धांत है जिनके बारे में बात करते हो, उसके लिए वो खुले दिल से काम करने को तैयार हो। Moving on to the last paragraph of page 13, 4 years later, 4 साल बाद, Dr. Silkworth had helped to convert Mr. Charles P. Town, the hospital owner, into a great A enthusiast and A enthusiast। यानी कि वो ए के प्रचार के लिए आगे बढ़ के और ए के एक तरीके से बहुत अच्छे मित्र बने और ए के काम में अग्रसर होने शुरू किए। चार्ल्स बी टाउन, जिनकी तस्वीर अभी स्क्रीन पे आपके है, और ये सब डॉक्टर सिल्कवर्थ की कार्यों से हुआ है। तो उन्होंने शराबियों के लिए काम किया, और जब चार्ल्स टाउन ने देखा कि कितने बढ़िया नतीजे निकल के आ रहे हैं, तो वो ना केवल डॉक्टर सिल्कवर्थ के बल्कि ए के भी मुरीद हो गए। And encouraged him to loan $2,500 to start preparation of the book Alcoholics Anonymous। बिग बुक का काम शुरू हो गया था, पैसों की कमी थी, तो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उनको कन्विंस किया, उनसे $2,500 का लोन देने के लिए, किताब के लिए लोन था। ये कोई फंड, कोई डोनेशन नहीं थी, इट वाज अ लोन ही वाज फॉर, ही गॉट द a sum by the way which was later increased to 4,000, over $4,000 दिए थे लोन के तौर पे ए को किताब की छपाई। Then, as our only medical friend at that time, the good doctor boldly wrote the introduction to our big book, where it remains to this day and where we intend to keep it all। उसके बाद जब ए की बुक की का काम शुरू हुआ, तो डॉक्टर्स ओपिनियन हम सबको पता है, एक ऐतिहासिक आर्टिकल है जो तब से लेके फर्स्ट एडिशन से लेके हमारी बिग बुक में है, और वो कह रहा है वे इट रिमेन्स टू डे, आज तक है, एंड वे वी इंटेंड टू कीप इट ऑल। हमारा इरादा ये है कि इसको हमेशा के लिए यहीं रखा जाए, क्योंकि ये बहुमूल्य लफ्ज है इस इंट्रोडक्शन चैप्टर के, जो जिनके बिना स्थापित हुआ ए का जो बुनियाद जो है वो नहीं मिल सकती। तो हमारा इरादा है कि इसको हमेशा यहाँ रखा जाए, और आज तक वो वहाँ पे है। 2025 हो गई है, तो 1990 साल हो गए। तब तक ये डॉक्टर्स ओपिनियन जो है अपनी बिग बुक पे उसी जगह पे अब तक है। हाँ, पेजों की नंबरिंग बदल गई है, जैसे कि कल राजेश ने बताया, लेकिन उसके जो वर्ड्स हैं, जो शब्द है, उसके जो सत्य हैं, वो हमेशा वहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। आई इंटेंडेड टू रीड वन मोर पैराग्राफ, पर मेरे ख्याल 7:30 बज के टाइम हो गया, तो आई थिंक मुकेश विल स्टॉप ओवर हियर एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज 14 टुमारो मॉर्निंग। टाइम हो गया अभी ज्यादा। थैंक यू, बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच इस टाइम मशीन को स्टेयर करने के लिए। और मैं राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा अब इसको डाइव इन करें सिल्क वर्क में और जानकारी दें हमें थोड़ा सा। जी राजेश जी, आप आए। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। मुकेश जी, सर्विस के लिए धन्यवाद, और थैंक यू सो मच अतुल जी, वंडरफुल। बस प्रभु इसी तरीके से आपको
तैयार रखे बस किताबें पढ़वाने के लिए। और थैंक यू सुमेश जी, वंडरफुली, बहुत ही बढ़िया, बड़ी मेहनत है भाई। अब आते हैं जी जर्सी, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से जर्सी रिक्रॉस्ड, एक बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मीटिंग शिफ्ट, जैसे इसने बताया कि वो बेड टेलर की शॉप से वो सेटिन वे हॉल में गई, हॉल से 24 स्ट्रीट क्लब में गई। यहाँ बहुत काम हुआ है 24 स्ट्रीट क्लब में, क्योंकि पहला अल्कोहलिक एनोनिमस का, खैर ये क्लब नाम की कोई चीज नहीं होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आज की डेट में ये क्लब नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि अलग से इनकॉर्पोरेट करते हैं हमें। 8वीं परंपरा का ओरिजिन यहाँ से हुआ, क्योंकि इस यहाँ पर हमारा एक ग्रुप खुला था और उसके सेक्रेटरी थे टॉम बी, जो बिल को टेम्पटेशन हुई थी कि भाई 24 घंटे काम कर लेना, रिटायर आदमी है। तब उसने बोला था कि भैया मैं अपनी रिकवरी के लिए काम कर रहा हूँ, अगर 24 आवर के लिए बंदा चाहिए तो पैसे दे दे। तो इस प्रकार से इस 24 स्ट्रीट क्लब, ये जो क्लब था हमारा, यहाँ से बहुत हिस्ट्री हमारी जुड़ी हुई है और बहुत जबरदस्त काम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऑफिस का लगभग संचालन यहाँ से होना शुरू हो गया था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि हैक पी कर लेफ्ट ना ए पे भारी पड़ गया, नहीं तो इनको घर भी मिला हुआ था, ऑफिस भी मिला हुआ था, सारी चीजें मिली हुई थी। अब जो है, लेकिन भाई हौसले नहीं टूटते, हौसले कहाँ टूटने वाले थे, उन्होंने तो हम लोगों तक अल्कोहलिक एनोनिमस को पहुंचाना था। अब आ जाते हैं जी टाउन हॉस्पिटल में, कि 1933 में बीडब्ल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 1934 में 3 टाइम, मतलब 4 बार इस हॉस्पिटल में। अब इसके मालिक थे चार्ली बी टाउन, और जैसे सारा आई गया हिस्ट्री लगभग की जी, वो चीफ फिजिशियन थे उसमें डॉक्टर सिल्कबर्थ। और देखो आज प्यारा सेंटेंस मेरे को पढ़ा कि बिल ने फाउंडर बोला, बीडब्ल्यू ने फाउंडर बोला कि ये एक तरह से तुम ये सोचो कि ये फाउंडर है भाई सब एल्कोहलिक एनोनिमस का, क्योंकि 1929, हालांकि ये एक तरफ क्रैश हुआ था, उससे पहले कुछ पेपर छपे थे। ये जो आज हमारी बीमारी के प्रारूप को बताया है ना, कि ऑब्सेशन ऑफ द माइंड कंपेल अस टू ड्रिंक, कि वो ठेके पे ले जाता है और पीना शुरू करता हूँ, तो मरते दम तक या पागल होने तक पीता चला जाता हूँ। तो ऐसी चीजें जो है वो पहली बार दुनिया ने देखी। और मेन चीज क्या कि इलाज तो कर रहे हैं, थ्योरी अलग है, थ्योरी अलग है। चार्ली बी टाउन इलनेस नहीं मानता भी, वो तो नौकर है ना, $40 पे हफ्ते पे काम करने वाला एक एम्प्लॉई है, सिंपल। मतलब सिल्क वर्क जो है वो ठीक है, उनको उनकी स्किल का पता है, सिल्क वर्क के अंदर क्या स्किल है। लेकिन चार्ली बी टाउन के अंदर ये चीज थी कि वो, मतलब वो शराबियों को उससे पहले पैसे कमाने की मशीन, मतलब $125 से $300 पर वीक जो शराबियों से लेने वाला आदमी है, हालांकि इतना बुरा आदमी नहीं है भाई साहब, बहुत हेल्प करी है इस बंदे ने। चार्ली बी टाउन में प्रोफेशनल आदमी है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, एक प्रोफेशनल आदमी है जो प्रोफेशनल से देखता है शराबी। अब इसने क्या कर रखा था चार्ली बिल्टॉन में, दो, ये तो तरीका अलग था, इसका तरीका था बेलाडोना ट्रीटमेंट। ये मतलब एक वो भांग के पत्ते जैसा कोई पौधा होता है, जो बर्फानी इलाकों में होता है, उसको पीस के कुछ उस बना के, और उसके लिए डॉक्टर रखा हुआ था इसने, सैम लैम्बर्ट, SAMLAMBART। सैम लैम्बर्ट जो है वो यूज करते थे इस पद्धति को, शराबियों को मतलब इस पद्धति से ठीक करते थे। लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ की थ्योरी, लेकिन अद्भुत बात क्या हुई कि डॉक्टर सिल्कवर्थ इस बात से प्रभावित नहीं हुए कि चार्ली मतलब टाउन हॉस्पिटल कौन सा इलाज कर रहा है, उन्होंने अपनी थ्योरी अलग ही रखी भाई साहब। और अगर इस थ्योरी को देखो, पैसे से टूटा हुआ आदमी है, हॉस्पिटल बनाने का सपना था इनका, जब शेयर बाजार क्रैश हुआ ये भी बिल्कुल मिट्टी में मिल गए, नहीं तो इतना बड़ा डॉक्टर कोई $40 हफ्ते में यार काम थोड़ी करेगा। लेकिन वो ही चीज है कि इस तरीके से जो है वो, मतलब उनको बॉटम पे आए, और डॉक्टर सिल्कवर्थ ने अपनी थ्योरी पे काम करते रहे और वो अपनी थ्योरी पे काम करते रहे। अच्छा, बिग बुक में पेज नंबर 7 पे भी बिल डब्ल्यू ने जिक्र करा है कि दोनों पत्नियों को के द्वारा उस टाइम इलाज होता था। लेकिन ये जो चीज है ना, ये प्रोफेशनल से हटके है, खासकर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बाकी चीजें, साइकिक चेंज, ये कोई साधारण वर्ड नहीं है, वैसे भी एक डॉक्टर थोड़ी यूज करेगा, वो तो मेडिकली व्यू देगा या बाकी चीजें देगा, या बाकी चीजें चलेंगी। अब 11 दिसंबर 1934 को बीडब्ल्यू पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाते हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रुप से 2 किताबें और रास्ते से 4 बियर लेके लास्ट टाइम जो है वो टाउन हॉस्पिटल में एंटर करते हैं। और एंटर करते ही, डॉक्टर सिल्कवर्थ छोटे कद के थे, तो वो
पेशेंट को देख के हॉल में इन दोनों का मिलन होता है आपस में। बिल ने पी रखी है, 2 बियर रास्ते में पी गए हैं, 1.5 बियर उनके हाथ में है, और 2 किताबें लेकर गए थे, और किताबों का जिक्र मेरे को मिला नहीं कि कौन सी किताबें वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से खरीद के ले गए थे, क्योंकि 2 किताबें थी हाथ में, और उन किताबों को लहराते हुए बिल ने बोला कि डॉक्टर आई फाउंड समथिंग। लेकिन पी रखी हुई आदमी ने, कौन आदमी सीरियस लेता है, उन्होंने उनसे कमरा बताया। और सबसे बड़ा झटका था डॉक्टर सिल्कवर्थ के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि बिल अब शराब नहीं पिएगा। मतलब जब उन्होंने इस हालत में देखा, और यहीं पे लुइस और उनके बीच में जो चर्चा हुई है डॉक्टर सिल्कवर्थ के बीच में। लेकिन अब आऊंगा, 13 दिसंबर 1934 को इनको ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ। सेक्सुअल एक्सपीरियंस होने के बाद 2 वंडरफुल चीजें हुई। दोनों ही चीजें मतलब भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। 14 दिसंबर 1934 को सुबह के टाइम एबीटी आता है किताब लेके, डॉक्टर विलियम जेम्स की वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई साहब कि रात को मेरे साथ कोई घटना घटी है और उसको कन्फर्म करने के लिए कोई किताब मेरे पास आ रही है। अगर इस किताब को बीडब्ल्यू नहीं पढ़ते तो उनको लग रहा था यार ज्यादा शराब पी रहा हूं काफी दिनों से, मतलब 24 नवंबर से कंटिन्यूटी चल रही है ना, 24 नवंबर से जब से एबीटी उनको संदेश दे के गया है उनके घर में रसोई में, तब से लगातार दारू चल रही है ना भाई, वो 24 घंटे शराब चल रही है ना। तो उनको लग रहा था कि मेरे को यह हेलुसिनेशन हुआ है, वो ड्यूटी हो रहा है, तो हो सकता है कि मेरे को ऐसे ही हवाएं दिखी, वो ठंडी ठंडी या लाइट दिखी, वो इस प्रकार का हुआ नहीं है। लेकिन उस किताब से क्या कंफर्मेशन हुई थी, उसमें एक डेफिनेशन थी वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में, पेन, सफरिंग, डेफिनेशन ऑफ डेथ, कैलामिटी, कोलैप्स, होपलेसनेस रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अब ये चीजें बड़ी वंडरफुल थी। और दूसरी चीज कि 2 तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें शिक्षा शिक्षा की बहन ने तक कौन सा बताया, वो एजुकेशनल वैरायटी और एक इंस्टेंट। जैसे मतलब हमें बताया जाता है ना कि भाई साहब तुम्हें भी आध्यात्मिक जागरूकता होगी, तुम कदम करो, वो शिक्षा द्वारा जो था वो भी वर्ड वहीं से था। अब ये जो चीजें बिल डब्ल्यू ने उस किताब में पढ़ी ना, तो बिल डब्ल्यू को लगने लगा कि यार कोई ना कोई चीज तो मेरे साथ घटी है। और फिर उन्होंने स्पेशल बुलाया डॉक्टर सिल्कवर्थ को कि भाई ये मेरे साथ इस प्रकार का मतलब एक्सपीरियंस हुआ है, ये क्या है। तब उन्होंने कन्फर्म करा। अच्छा डॉक्टर बोल देता भैया वो शराबी में ऐसे ही होता है, जैसे मेरा डॉक्टर बैठाए रखता था, अबे साइड में बैठ जा। और वो मतलब अगर डॉक्टर बोल सकता था ना, अरे ऐसे ही होता है भाई, तू इतने दिनों से शराब पी रहा है, क्यों नहीं तेरे को इस प्रकार से होंगे यार। वो ये जो महान वर्ड बिल डब्ल्यू ने लिखा ना, ये मतलब ग्रेट वर्ड, दीज वर ग्रेट वर्ड। इन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस बना दिया, नहीं तो बोल देता कि यार शराबियों का ऐसे होता है भाई, तू पागल आदमी है, इतने दिनों से शराब पी रहा है, तेरे को बोला छोड़ दे। अच्छा कड़प जाता है आदमी यार, 3 4 बार मेरे पास आ गया है। अगर ये वर्ड नहीं यूज होते तो सच में यार हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं बन पाती। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में जुड़ती हैं, तब ए बनता है, अल्कोहलिक एनोनिमस बनता है। अब देखें तो चार्ली बी टाउन ने भी भाई साहब कोई मतलब कमी नहीं उस बंदे ने छोड़ी, हालांकि उस बंदे को मलाल रहा। चार्ली बी टाउन बहुत क्लोज फ्रेंड बन गए थे। अब उन्होंने बीडब्ल्यू को कई बार बोला यार तुमने मेरा नाम लिया भी तो नेगेटिव पर्पस के लिए, मतलब यूज भी करा, तो तुमने वो सेकंड एडिशन में ये जरूर डाल दिया कि चार्ली बी टाउन प्रलोभन दे रहा था, पैसे का लालच दे रहा था। तुमने ये चीज कभी नहीं डाली कि लिबर्टी मैगजीन में मैंने मतलब कंट्रीब्यूट करा, ओ फुल्टन अवरसेलर और मेर्सी मैर्की जो थे वो कोई बीडब्ल्यू के क्लोज नहीं थे, वो चार्ली बी टाउन के क्लोज थे। जब जब पैसे की जरूरत पड़ी, एक बार $2500 दिए, एक बार $1500 दिए, जब भी इसके पास पैसे के लिए गए, चाहे लोन ही दिया, हमें तो लोन भी कोई नहीं दे रहा था भाई साहब, नहीं तो $2500 में हमें वो बिलफ या फ्रॉड शेयर बेचने की क्या जरूरत थी। और जिन 49 लोगों को हमने शेयर बेचे थे उन्होंने तो धावा बोल दिया किताब आने के बाद, वो तो हमारे सिर पे खड़े हो गए, बिल और ये हैंक, और ये मतलब ये तो घबरा रहे थे, ऑफिस में जाने से डर रहे थे कि किस कैसे सामना करेंगे, पैसे आ नहीं रहे हैं, किताब बिक नहीं गई है, बाकी चीजें हो रही है। उस टाइम चार्ली बी टाउन हमारे साथ खड़े हुए थे। तो चार्ली बी टाउन का भी कोई मतलब हम लोग ले तो लेते हैं, लेकिन भैया अब बिल ने जिसको जिस तरीके से देना था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बड़ी किताबों में चार्ली बी टाउन को बिल डब्ल्यू ने जो है वो प्रॉपर जगह दी है। तो 2 चीजें यहाँ पर कन्फर्म है, एक तो डॉक्टर विलियम जेम्स की बुक एबीटी के द्वारा टाउन हॉस्पिटल में आना सेम डे, और सेम डे ही
डॉक्टर सिल्कवर्थ के द्वारा कंफर्म होना कि आपको भैया साइकिक चेंज हुआ है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हमारे यहाँ बहुत वर्ड यूज करे जाते हैं और इस प्रकार का हैंग ऑन इट, उस टाइम मैं वर्ड आगे पीछे बोल रहा हूँ कि भैया पकड़े रख तू, ये चीज जो है ना, यही चीज। अब देखो भगवान की कृपा, देखो कि तीन चीजें आपस में मिल रही हैं। एक आदमी जो बीमारी का बता रहा है, दूसरा जो वो कार्ल यंग ने जो रोलैंड हैजर्ड को सेम वर्ड बोले थे ना कि भैया मैंने तेरे जैसे डिस्क्रिप्शन वाले बंदे का इलाज नहीं करा है, मतलब तेरे जैसे डिस्क्रिप्शन के लोग भी मेरे यहाँ ठीक होते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोगों के अंदर अगर कंप्लीट साइकिक चेंज आ जाए तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं यार। बीमारी भी पता लगी सिल्कवर से और डॉक्टर कार्लियन से हम लोगों को, जो एबीटी के माध्यम से दूसरी जो हमारे पास आ रहा था, तो सोल्यूशन और बीमारी, ये दो चीजें हम लोगों को यहाँ तक मिल चुकी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल गहराई से उस सीन को रीजनरेट करने के लिए इस तरह बिल डब्ल्यू को एक्सपीरियंस हुआ, एबीटी ने आके उसको कंफर्म किया, डॉक्टर सिल्वर ने आके उसको रिकंफर्म किया, और वो हमारे एल्कोहल एनोनिमस का बेस आधार बने। अब मैं मेंबर लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपना अपना सहयोग दें इसके अंदर, कि क्या क्या आपको दिखाई दिया, क्या महसूस किया इस पूरे सफर में। तो मंच खुला है, कोई भी भाई अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना है सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई रीडिंग के दौरान कोई दुविधा हुई क्रिएट वो भी पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा है वो भी पूछ सकते हैं। एनीवन प्लीज कम फॉरवर्ड। मुकेश जी, मैं आप ही। जी आप जी आप जी प्लीज आइए आप। भैया मैं शराबी हूँ, आज का दिन शराब नहीं पिया हूँ। और आज बहुत बढ़िया सुनने को मिला अतुल भाई और हमारे राजेश भाई। और राजेश भाई ने जो संदर्भ दिया ना, अरे बाप रे, इतना मैं दिल में इतना उल्लास हो गया कि पूछो मत। इसके लिए बात कर रहा हूँ, जो उनको एक्सपीरियंस मिला स्पिरिचुअल, और एबीटी विलियम जेम्स का बुक लेके आए। सच्ची ये ढूंढना और ये बताना, ये दोनों भाइयों का, अतुल भाई और राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बढ़िया तरीके से बताते हैं ना, तो जो पढ़ के भी ये दिमाग के अंदर नहीं जाता मेरे तरीके आदमी के। जो आप जो बातें निकालते खोजते, और हमारे सोमेश भाई जो पिक्चर भेजते हैं ना, यार बढ़िया लगता है यार ये हिस्ट्री सुनने में। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी भाइयों का, और ये अर्ली बर्ड ग्रुप का भी थैंक यू। थैंक यू आपी जी, थैंक यू सो मच। जी आइए भाइयों, अभी हमारे पास समय है काफी। मुकेश जी मेरे को 2-3 मिनट और दे दो अरे प्लीज। सर आप 10 मिनट लो सर, गहराई में ले जाओ वापस। धन्यवाद धन्यवाद, कोई बोलता तो है नहीं। धन्यवाद जी। दोस्तों मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। अब ये पैराग्राफ तो छूट ही गया यार मेरे से। एज बी रिसीव्ड पेज नंबर 242 पर आप जाकर इस पैरे को भी अगर दोबारा से रीड करना हो तो कर सकते हैं। यही पैराग्राफ उठाया गया, एज बी रिसीव्ड पेज नंबर 242। अब 5-5.5 महीने से ये काम कर रहे हैं, अपने घर में ले जाना, रोटी खिलाना, पानी, सब सारी चीजें दे रहे हैं, कोई भी बंदा सोबर नहीं हो रहा। अब भाई आदमी थक जाता है यार, ये तो सोबर ही नहीं हो रहा कोई भी। तो अपनी पत्नी लुइस को बिल ने बोला यार ये प्रोग्राम काम नहीं कर रहा है गुरु। तो उसने बोला काम तो कर रहा है भैया, कोई सोबर हो रहा नहीं हो रहा, तू तो सोबर है। और सेम डे मई 1930, मतलब ये एक्रोन आने से 2 दिन, एक दो दिन पहले की घटनाएं हैं जो न्यूयॉर्क में घट रही है। मतलब वो जो मशीन टूल कंपनी की प्रॉक्सी फाइट थी, उसके लिए जो एक्रोन में जाना था बिल डब्ल्यू ने, अभी वो बात हुई नहीं है। और डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास पहुंचे बिल डब्ल्यू की, यार सच में यार एक भी आदमी सोबर नहीं हुआ, 5.5 महीने हर एक कोशिश करके देख ली और एक्सपेरिमेंट करे बिल डब्ल्यू ने अलग अलग तरीके से कि क्रेविंग को कैसे रोका जाए। कुछ वो ये गोभी के जूस, मक्के का वो अर्क निकालना, बाकी चीजें बहुत कुछ करा उन्होंने कि किसी तरीके से क्रेविंग को रोका तो जाए। अब सिल्कवर्थ और लुइस के सेम वर्ड कि भाई देख, तू सोबर है ना, मतलब अगर तू शराबियों पे काम कर रहा है तो तूने शराब नहीं पी,
और इसी दिन बीडब्ल्यू चाहते थे कि अब मैं अपने काम धंधे मतलब बाल स्ट्रीट में वापस लौट जाऊं। और वहां पर जो ये सिल्कवर्थ और बीडब्ल्यू के बीच में मीटिंग है ना, ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जो इन्होंने जिक्र करा है जिस चीज का, ये घटना बड़ी वंडरफुल है। क्योंकि बिल डब्ल्यू जिस भी बंदे को शराबी को उठाकर ला रहे थे उसको अपना सेक्सुअल एक्सपीरियंस बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। जैसे न्यू कमर को लेकर आए और अपने आध्यात्मिक अनुभव का जोर शोर से प्रचार करते थे कि भाई साहब वो लाइटें दिखेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। अब शराबी कह रहे पीने के बाद मतलब क्वार्टर पीने के बाद तो ठंडी ठंडी हवा दिखती है, बिना पिए यार नजर नहीं आ रही वो वाली चीज। अब ये चीज जो है सिल्कवर्थ ने दी थी बिल को, और ये डॉक्टर बॉब ने स्पेशल वर्ड लिखे हुए हैं कि अगर सेम पद्धति पीडब्ल्यू अप्लाई करते, अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात डॉक्टर बॉब से जाकर करते पहली मीटिंग में, तो वो इस चीज को मानते नहीं। क्योंकि वो 3 साढ़े 3 3 साल से लगभग पहले, बिल से पहले जो है वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे हैं, उनके लिए प्रेयर हो रही है, उनके लिए मीटिंग्स हो रही है। तो क्या सिल्कवर्थ ने बोला था कि भैया कोई भी न्यूकमर जब तेरे पास आता है या लेकर आता है तो सिर्फ बीमारी के जो दो रूप है, ये जो दो लाइनें हैं, ये जो महान शब्द है कि किस प्रकार से ऑब्सेशन जो है वो हमें शराब नहीं छोड़ने देता और एलर्जी हमें मरने तक पीने देती है। ये जो दो लाइनें हैं, ये जितने भी तरीके से न्यू कमर के अंदर तुम डाल सकते हो वो डाल दो। तो आज की डेट में भी हम लोगों को इन लाइनों पे ध्यान रखना है कि पहली बार न्यू कमर हमारे पास आया है, सिर्फ हिल टॉप पे जाके बातें नहीं करनी है। सबसे पहले बीमारी के जो दो रूप है ना, उनको दो या तीन तीन रूप, जैसे हम बैंक्रप्सी भी बोलते हैं साथ में, लेकिन हमें मेडिकल फैक्ट को लग करके बोलना चाहिए। मेडिकल फैक्ट कि भाई साहब ऑब्सेशन और एलर्जी ये दो चीजें हैं हम लोगों को। तो अगर हमारे कमरों में कोई न्यू कमर आए तो ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, जो इस पैरे को हम पढ़ रहे हैं ना, कि सिल्कवर्थ ने कंफर्म करा था कि भाई तू ऐसे काम कर, काम करने का तरीका बदल, न्यू कमर को बीमारी का जो दो रूप है उनके बारे में स्ट्रेस लेकर बात कर, और कम से कम बात करा कर अगर अपने सीक्वल एक्सपीरियंस की। थैंक यू सर, दोबारा से टाइम देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू सो मच। जी सुनील के जी, आप आइए प्लीज। इसमें लिखा है एज फर्स्ट क्लब हाउस ओल्ड 24 स्ट्रीट, और बाद में जैसे अतुल ने या दूसरे सभासद ने बोला अभी ये चीज नहीं है, ये खुद क्लब हाउस नहीं करते लेकिन कोऑपरेशन कर सकते हैं शायद। तो मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक जगह मिला था हम लोग को 1982 या 83 में, और वहाँ दादर ग्रुप से अलग होके मराठी में, क्योंकि दादर ग्रुप ज्यादा अंग्रेजी चलता है, तो मराठी में ग्रुप शुरू हो गए थे। एक साथ तीन चार जगह हुए थे। वैसे एक जगह मिली थी टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, पूरी रूम मिली थी तभी तो, लेकिन वो भी एकदम वर्कर क्लास का बिल्डिंग में, वर्ली में। वहाँ ऐसा कुछ प्रयोग किया था कि कैरम बोर्ड लाए थे, चेस लाया था और कुछ लाए थे, और मीटिंग तो खाली 1-1.5 घंटा थी, 7:30 से 9, लेकिन पूरा दिन वो चीज रहती थी। लेकिन कुछ प्रोफेशनली उसको मैनेज नहीं कर सके, अ, झगड़े हुए, ताश हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, और वो कुछ ही महीनों में वो चीज 1 साल भी नहीं टिकी, वो सब कैरम बोर्ड सब गायब हो गए, और बाद में स्लिप भी बहुत हुआ वो ग्रुप में। तो ये एक अनुभव है जो मैं, और इसके मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये महीने में ही महाराष्ट्र में एक जिला है बीड, वहाँ डिस्कशन होने वाला है इसके ऊपर कि अमेरिका के जैसे यहाँ इंडिया में भी क्लब हाउस होने मांगते हैं नहीं मांगते। तो वो डिस्कशन या वो सेशन बहुत अ, विचार विचार करने के लिए अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच, आपने ऐड किया। और जैसे राजेश ने बताया, ये क्लब हाउस एक ही हिस्सा नहीं है। इनिशियली ये भी 5 महीने में बंद हो गया था, जो फर्स्ट ये क्लब हाउस खुला है। तो ये इन्फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल रहेंगी। आइए दोस्तों, और कोई भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखे जी। सुनील जी आप आए पहले, फिर विमल जी। विमल जी को पहले सुनना चाहूंगा मैं यार। जी विमल जी आप आइए पहले सर।
जी धन्यवाद सुनील जी और मुकेश जी, आपको भी धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। तो हम डॉक्टर सिल्कवर्थ की बात कर रहे हैं और उन्होंने जो थ्योरी दी, जो बीमारी के बारे में हमें थ्योरी दी कि ऑब्सेशन ऑफ द माइंड एंड एलर्जी ऑफ द बॉडी, तो ये थ्योरी उनके पास आई कैसे, डेवलप कैसे हुई, ये भी एक सवाल है कि ये थ्योरी उन्होंने कहाँ से डेवलप की, कैसे डेवलप की। अगर उनकी हिस्ट्री में मैं जाता हूँ, उनकी कैरियर की हिस्ट्री में मैं जाता हूँ, जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो पता लगता है कि कहाँ से वो थ्योरी उनकी डेवलप हुई। बिल डब्ल्यू से मिलने से पहले भी, इनफैक्ट बिल डब्ल्यू जब उनके पास आए थे उससे पहले ही वो तकरीबन 20,000 शराबियों के साथ काम कर चुके थे, ऑलमोस्ट 20,000 अपने कैरियर में तब तक। और उनको उस एक्सपीरियंस ने बताया था कि शराबी की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ओवरऑल अपने कैरियर में उन्होंने 42,000 42,000 के लगभग शराबियों के साथ काम किया। बिल डब्ल्यू से मिलने के बाद भी चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में लगभग 10,000 और शराबियों के साथ काम किया। फिर निकरबॉकर हॉस्पिटल में जो वार्ड मिला शराबियों के लिए, वहाँ पे भी उनके साथ एक नर्स थी जिसका जिक्र आता है टेडी नाम से। जैसे सिस्टर इग्नेशिया ने डॉक्टर बॉब के साथ काम किया था, स्टेडी ने डॉक्टर सिल्कवर्थ के साथ काम किया और वहाँ भी लगभग 10,000 शराबियों के साथ काम किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो निकरबॉकर हॉस्पिटल में जितने शराबियों के साथ काम किया उन्होंने, मेजॉरिटी ऑफ देम रिमेन सोबर। उनमें से ज़्यादातर शराबी सोबर रहे आगे जाके। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और इन डॉक्टर के बारे में इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि 1951 में जब इनकी मृत्यु हुई, वो भी ऑन द जॉब हुई थी, कि हॉस्पिटल में ही शराबियों के साथ काम कर रहे थे, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। तो इससे ज़्यादा डेडिकेशन क्या हो सकती है डॉक्टर सिल्कवर्थ की या किसी भी डॉक्टर की। तो एए के लिए जो इन्होंने किया है उसका तो कोई मोल ही नहीं है ना, कोई कीमत ही नहीं है किसी भी तरीके से। और इनकी गहराई में अगर हिस्ट्री में जाएं तो और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो मेरे ध्यान में थी, जो मुझे लगा कि मैं शेयर कर दूं डॉक्टर सिल्वर्स के बारे में। तो थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विमल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये अगले पैराग्राफ के अंदर है, इसके अंदर कल हम पढ़ेंगे। अतुल जी और डिटेल में ये सारी जानकारी हमें देंगे, उस समय में फिर लेके जाएंगे। जी सुनील जी, आप आए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मैं एक शराबी हूँ। वाकई यार वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक तो नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डीप में जाके स्टडी हो रही है। और जैसे अभी बात हो रही थी कि राजेश जी का जो चित्रण होता है और अतुल जी का जो चित्रण होता है पूरे सीन का, उसका जवाब नहीं है। एक रील सी, एक पिक्चर सी सामने चल जाती है। क्लब हाउसेस का जिक्र जो है वो हमारी ये जो किताबें हैं, मोटी वाली किताबें जिसे हम बोलते हैं, जो जनरली कम पढ़ी जाती हैं, ये कम्स ऑफ एज, लैंग्वेज ऑफ हार्ट वगैरह में काफी ज्यादा दिया गया है। और बहुत अच्छी प्रवृत्ति थी ये क्लब हाउसेस की जो चला करते थे। इंडिया में नहीं थे तो हमारे ये ज्यादा और या ज्यादा जगह नहीं होंगे, तो ये हमारी बिग बुक वगैरह के अंदर डेली रिफ्लेक्शन और 12/12 में कहीं भी जिक्र नहीं है क्लब हाउसेस का। लेकिन जब हम इन किताबों को, दूसरी किताबों को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत जिक्र है। और क्लब हाउसेस चलते थे और उनकी पेमेंट सेल्फ सपोर्टिंग होते थे, कोई मेंबर चलाते थे अपने लेवल पे। ए से हटके ए का पार्ट है या नहीं, ये कंट्रोवर्सी होती थी हमेशा। और अल्टीमेटली ये होता था कि उसमें इंटर ग्रुप बी और ग्रुप बी जो है ए के खुलते थे, उनके भी उसके अंदर जो है ये कंट्रीब्यूट करता था अपना, है ना, जो पोर्शन यूज करता था, जो टाइमिंग यूज करता था, जो उनकी सर्विसेज यूज करता था, चाहे जेनेटर की हो या कॉफी की हो, उसके लिए जो ए मीटिंग या इंटर ग्रुप मीटिंग होती थी, उसके वो पार्ट कंट्रीब्यूशन अपना करा करते थे। तो अल्टीमेटली इसको जो है, ये को क्लब हाउसेस को
अलग रखा गया ए से आगे जा करके, और बाकी इसको डिटेल में और राजेश जी और अतुल जी आगे डिस्क्राइब करेंगे इस बात को लेकर के। लेकिन क्लब हाउसेस का शुरू के अंदर बहुत ज्यादा हाथ है, खास तौर से जब ये बिल डब्ल्यू और लुइस वहां पर जा करके रहे, इसका जिक्र बहुत ज्यादा आता है। और कैसे कैसे हमें एक नई चीज लगती है कि भाई क्लब हाउस है, उसके अंदर ये लोग रह रहे हैं सुबह से शाम तक। अभी जैसे दोस्त मेरे शेयर कर रहे थे कि अल्कोहलिक आए, खेलें, कैरम बोर्ड खेलें, टाइम पास करें सुबह से शाम तक। अर्ली रिकवरी में नहीं होता है ये इतना ज्यादा कुछ, कैसे टाइम पास करा जाए, तो वो सारी फैसिलिटीज, सस्ता सा खाने पीने का कोई सामान या फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट सो एवर इट इज, इस तरह का अरेंज कर लिया जाए। तो इसमें जो है वो दोनों तरह की बातें होती हैं, प्रो और कॉन्स, उसके फेवर में भी होते हैं, अपोज भी होती हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है अगर बॉम्बे में या कहीं भी इस बात को लेके चर्चा हो रही है और उसके विषय में कोई व्यूज जाने जा रहे हैं और उसके ऊपर काम करा जाएगा, तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट मैं मानता हूँ इसको। अदरवाइज ये वाले एस्पेक्ट जो है, कुछ प्रोफेशनल लोग, नाम नहीं लूंगा, मतलब कहना नहीं चाहूंगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ लोग इसे जो है यूज कर रहे हैं, करना शुरू कर दिया, एंड दे आर मेकिंग मनी, ह्यूज मनी आउट ऑफ दिस। नहीं, हम उस बात पे नहीं चलते। अब चलते हैं इसने सबसे पहले जो है ना बिनिंग जो है वो शब्द का इस्तेमाल किया है डॉक्टर सिल्कवर्थ के लिए। और बिनिंग एनआरसी या बैनिंग एनआरसी, जो भी मेरे को प्रॉपरली प्रोनाउंस करना नहीं आता, एनआरसी का नाम जो है वो बिल डब्ल्यू ने कई जगह लिया है। वो वास्तव में इसको बनाना ही इस तरह की एक संस्था चल चाहिए थी ना। बेनिंग जी अभी इसका एक्सप्लेन करा तो ये ले कि भाई निस्वार्थ भाव से अच्छी परोपकारी सेवा आदमी कर रहा है, ह्यूमिलिटी नजर आ रही है, बहुत अच्छा उसका नेचर है। यानी जो हमारा 12 कदम करने के बाद एक आइडेंटिटी निकल के आती है, शायद बेनिंग जो है वो ही इसका बेस है कि वो और वो ही इसी से ही ये चल रहा है। वो जो हम 12 कदम करने के बाद जो हमारे चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो ही एक ही जगह डेमोक्रेटिक तो हमने इसे बनाया है स्ट्रक्चर को चलाने के लिए। अदरवाइज जो वो मेरे को जो इसमें सिल्क वर्थ ने बताया ना कि वो है ना, वो वो टूल, इतना स्ट्रॉन्ग टूल की बात करी गई है ईगो पंचरिंग के लिए, जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा हो यार। पहले ईगो पंचरिंग करी गई, उसके बाद जो है उसमें खुदाई करी गई, जैसे सॉइल के लिए अतुल जी ने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसमें से फ्लावर और वो जो है निकल के आए। ये भी एनालॉजी बिल डब्ल्यू ने जगह जगह इस्तेमाल करी हुई है। और 12 कदम यही तो कर रहे हैं यार हमारे संग में, हमारी ईगो को पंचर कर रहे हैं, हमारे अंदर की सफाई कर रहे हैं, अंदर का बाहर ला रहे हैं, खुदाई लग रहे हैं, नए फ्लावर उसमें डाल रहे हैं, उसमें से निकल के आ रहे हैं। और एक नया जो है अल्कोहलिक जो निकल के आता है, उसके अंदर से बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी है ना, जिसके ऊपर कोई अब दबाव नहीं है। अब वो अपनी उस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स को भी फॉलो करेगा, ट्रेडिशंस को भी फॉलो करेगा, कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करेगा। अगर वो नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई दबाव नहीं है, ट्रू फ्रीडम है, तो वो मुरझा जाएगा, फिर से उसकी वही हालत हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ब्यूटीफुली हमारी जो पूरी इसकी गैर संरचना करी गई है, जवाब नहीं। और कहाँ से कोइंसिडेंस, है ना, अतुल जी का एक फेवरेट सेंटेंस है, गॉड का जो है मिस्टीरियस तरीके से काम करना। और वो कहीं ना कहीं उस जुड़ाव में बता देते हैं कि सिल्कवर्थ और बिल डब्ल्यू का कैसे मिलन हुआ, कैसे 29 की भी बात थी कि दोनों वहां बर्बाद भी हुए थे, कोई मिलन नहीं था दोनों का। देन टाउन हॉस्पिटल में, कि टाउन हॉस्पिटल में ही नौकरी मिलनी थी सिल्कवर्थ को, और बिल डब्ल्यू को इलाज के लिए टाउन हॉस्पिटल में ही जाना था, और चार्ली का वहां मिलना। ये कितने कोइंसिडेंस बोलेंगे, किसको हम बाय चांस बोलेंगे? कहते हैं ना हम कोइंसिडेंस, बाय चांस, और ये डेस्टिनी और फॉर्चुनेट, ऐसे शब्द जो इस्तेमाल हम करते हैं, है ना, किस्मत अच्छी थी। तो ये एक्चुअल में शब्द कुछ नहीं होते, ये शब्द वो है कि जिसमें ईश्वर एनोनिमसली काम कर रहा होता है पीछे से, और हम उसको गुड लक और ये बाय चांस वगैरह का नाम दे देते हैं। बट पूरी सीक्वेंस शुरू से आगे तक, कहीं से भी हम जब इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में हमारे को वो किस्मत और बाई चांस और वो नहीं नजर आता, ईश्वर का मिस्टीरियस वे ही काम करता हुआ नजर आता है थ्रू आउट। कहीं से भी उठा के देख ले, एक कड़ी भी इधर से उधर
हो जाती तो पूरा का पूरा ढांचा जो है वो डिफरेंट होता, बिखर जाता या दूसरा बनता, आई डोंट नो। बट ये जो आज जो बना हुआ है ना, ये डिफरेंट हो जाता है किसी भी एक कड़ी से। यार बहुत अच्छा लग रहा है इसको पढ़ने में और सुनने में। और जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना कुछ और शेयर करने को होगा, बट वो सीक्वेंस जो है वो भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाती है। लेकिन बार बार कहीं ना कहीं वो दोबारा रिपीट होगी यार। और शेयरिंग में अच्छा लगता है करने के अंदर भी और सुनने के अंदर। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयर। आइए दोस्तों, कौन भाई शेयर करेंगे? हेलो। हाँ जी, आइए भाई साहब। मेरा नाम सुशील है, मैं शराबी हूँ। जी सुशील जी। ईश्वर की कृपा की और एक की मदद से मैंने आज के दिन शराब नहीं पी। यार अभी मैं कल ही शेयर कर रहे थे कि ये जो ईश्वर एनोनिमस का शब्द सुना है ना, ये कल ही मेरे मन में आ रहा था। और जब मैं सोचता हूँ कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत अच्छी है, ये सारी चीजें मेरे को आइडेंटिफिकेशन दे देती है। और मेरे को बाद में समझ आता है ये ना शतरंज की चाल है ईश्वर की। वो बड़े गुप्त तरीके से मेरे जीवन में काम करता है। मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का आजमाया हुआ यार। और वो पहले ना भरपूर प्रॉब्लम्स देता है, पूरी पूरी समस्या देता है, पेन देता है वो पहले। ये ना ये एक पार्ट है उसका, मेरे को मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए ना ये भी एक पार्ट है, जरूरी है। जब तक मैं दुख दर्द पेन प्रॉब्लम से नहीं गुजरूंगा ना, तो वो आगे जो मेरे को जो जो पीस ऑफ माइंड का टेस्ट में नहीं मिलेगा मेरे को। जब मैंने दुख ही नहीं देखा तो खुशी का एहसास कहाँ होगा मेरे को। तो मैं 100% यार, 100% क्या, मैं अपने ना अंदर से, मैं कहते हैं गट लेवल से पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ ये टोटल ईश्वर का माया जाल है, जो इसकी प्लानिंग है सारी। मेरे को प्रॉब्लम्स में लाना, फिर प्रॉब्लम से बाहर निकालना, फिर कुछ सीखने के लिए देना। हर बार मेरे को वो सिखाता ही सिखाता है। यार मैंने अपने जीवन में ना बचपन से लेके जवानी तक दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे, कुछ नहीं सीखा था। शराब पीना ही नहीं आता था ना। और करा क्या मैंने अपने जीवन में, जब देखता हूँ कि बस सिर्फ शराब का जुगाड़ करने और पी के बेहोश होने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ सीखा ही नहीं है, कुछ समझा ही नहीं। तो ईश्वर के ऊपर कोई मेरे को ना, ईश्वर के ऊपर मेरे को याद है यार, नंबर ने मेरे को ना, मेरा तीसरा चौथा दिन था मीटिंग में होने का, पांचवा होगा। तो हर बार वो मेंबर ना भगवान की बात करता था कि भगवान को छोड़ दो। ऐसे अंदर से दोनों को गाली देते रहे, भगवान को भी उसको भी, क्योंकि मैंने उसको आजमा रखा था कि एक दिन मेरी जिंदगी झंड कर रखी है भगवान ने। कोई भी भगवान का नाम लेता था ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता। ऐसे ही हाल था उसके बच्चे को। जब मेरे को ना वो एक हायर पावर का नाम दिया गया, जब मेरे को बोला गया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को तुम अपनी एक हायर पावर बना सकते हो, भगवान भी नहीं बोला। और भगवान शब्द बोलते तो मेरे को बड़ी गुस्सा आता। एक ही मीटिंग में अगर किसी भगवान की फोटो लगी होती तो मैं वापस भाग जाता। तो वो मेरे को ना एक घेरने का, मेरे को कमिंग बैक करने का ना बहुत अच्छा तरीका था कि मुझसे बड़ी एक शक्ति, जो मुझसे बड़ी एक शक्ति है ना, हायर पावर, वो मेरे को समझ में आने लगी। वो मेरे को समझ में आने लगी कि तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस को, इस ग्रुप को, इस मीटिंग को, इस कमरे को अपनी हायर पावर बना सकते हो, अपने उससे बड़ी शक्ति जो तुम्हारे जीवन में काम करती है। वो ना वाकई बड़े चमत्कारी ढंग से काम करे थे। मेरे जीवन में तो बहुत अच्छे से काम करे थे ना, कि मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, तीसरी मंजिल पे चढ़ा हुआ था मैं तो। और इतनी मतलब सब कुछ बर्बाद करने के बाद ना, रोते रोते ना तीसरी मंजिल पे चढ़ गया छत पे। फिर आज तो मर गया, और मैं कूदने वाला था भाई साहब। मेरा एक पैर जमीन पे था, एक वो दीवार के सहारे में था, और कूदने वाला था। इतनी देर में ना वो एक न्यूज पेपर पंजाब केसरी मेरे कंधे पे आके टकराया था।
और वो मेरा वो जो सुसाइड करने का, छलांग मारने का वो मन में विचार था ना, वो हट गया वहां से। तो मैंने वो रोते रोते आंसू पहुंचते पहुंचते न्यूज पेपर उठाया, तो उसको खोला तो रंगीन के सबसे पहले आया, उसमें लिखा हुआ था कि सच बोल के शराब से छुटकारा पाइए। उसमें एक हेल्पलाइन नंबर था, 2 मेंबर की शेयरिंग थी, वो मैंने पढ़ा उसको। मैं कुछ फोन करा मैंने, वो वहाँ पे इंस्पेक्टर सत्ता जवाब से हेल्पलाइन नंबर, मेरे को उसी टाइम दिया गया भाई साहब, मेरे को उसी टाइम दिया गया। तो ये सब प्लानिंग थी ना यार मेरी हायर पावर की, कि पहले इसको रॉक बटन हिट कराना है इस बंदे को, पहले इसको ना फुल पेन देनी है, फिर इसको धीरे 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 उठाना है। तो मेरे को उसने अच्छे तरीके से समझाया, मैं वैसे नहीं मानने वाला था, वैसे कुछ मैं नहीं मानने वाला था भाई साहब। उसने मेरे को बड़ी प्लानिंग तरीके से समझाया कि हायर पावर का मतलब क्या है। बिग बुक में लिखा है कि एक दिन मैं ना अपनी हायर पावर को नाम से पुकारूंगा, तो आज मैं अपनी हायर पावर को नाम से पुकारता हूँ। और बड़ा अच्छा लगा यार मीटिंग अटेंड करके, मेरे भाई की शेयरिंग सुन के पूरे कनेक्शन लगे मेरे को यार। वो हायर पावर बाकी मेरी जिंदगी में ना एनोनिमस गुप्त तरीके से काम करता है, और मेरे सारे काम बनते चले जाते हैं अगर मैं शराब नहीं पीता तो। थैंक यू भाई साहब, आपने इतनी देर शेयरिंग करने का मौका दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सन, थैंक यू जी, सुशील जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयर। आइए दोस्तों, फोन पर शेयर करेंगे। मीन टाइम में किटी में चैट चैट में किटी का मैसेज। मिल सकता हूँ। हाँ सर, एक मिनट बस एक अनाउंसमेंट कर दूं किटी का, हाँ, फिर आप लीजिएगा प्लीज। चैट बॉक्स में किटी का मैसेज डाल दिया गया। वी आर सेल्फ सपोर्टेड फॉर ओन कंट्रीब्यूशंस। जूम का खर्चा है, हम कुछ पे एक्टिविटीज करते हैं, कुछ और सपोर्ट वर्क करते हैं पे के लिए, तो वी नीड फंड्स। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज कंट्रीब्यूट करें। जी आइए बोलिए। जी धन्यवाद। मैं शराबी हूँ, मेरा नाम विमल है। यार आज की रीडिंग में ना एक सेंटेंस मुझे बहुत पावरफुल है। बिल डब्ल्यू डॉक्टर सिल्फथ के बारे में जब कह रहा है कि ही प्रोवाइडेड अस विद द टूल्स दैट वुड पंक्चर द टफेस्ट अल्कोहलिक ईगो। कितनी फूली ईगो क्यों ना हो शराबी की, डॉक्टर सिल्फथ ने ऐसा मंत्र दे दिया कि 1 सेकंड में वो ईगो फ्लैट हो जाए, ईगो डिफ्लेशन। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता था, ये मेरी ईगो ही तो थी, कि मैं हमेशा इतने टाइम सफर करता रहा सिर्फ अपनी इस झूठे अहंकार की वजह से कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा, मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा, हो जाएगा। खुद को भी झूठे आश्वासन, घर वालों को भी झूठे आश्वासन, कर लूंगा, हो जाएगा, छोड़ दूंगा, हो जाएगा। और जब ये पता चला, ऑब्सेशन ऑफ द माइंड एंड एलर्जी ऑफ द बॉडी, जब ये पता चला तब समझ में आया कि अब कर ले, कर सकता है तो कर ले। आंखें खुल गई कि नहीं कर सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले नहीं कर सकता। तो ये एक ऐसा पिन दे दिया डॉक्टर सिल्कवर्थ ने कि कितनी मोटी चमड़ी क्यों ना हो, कितना ही मोटा गुब्बारा क्यों ना फूला हो ईगो का, ये हल्का सा पिन लगाते ही सब बराबर हो जाए। ये चीज समझ ही तभी आई जब ये टूल आप लोगों ने मुझे बताया, ये सच्चाई मुझे आप लोगों ने बताई। तब मेरा अहंकार टूटा, तब मैंने हार मानी कि वाकई में मैं नहीं कर सकता। नहीं तो मैं इतने साल खुद से झूठ बोलता रहा, दुनिया से झूठ बोलता रहा कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, और नहीं हुआ कभी। सो इट्स अ पावरफुल सेंटेंस यार, जो टूल्स उन्होंने दिए वो वाकई में टफेस्ट अल्कोहलिक ईगो को पंक्चर करने के लिए बहुत बढ़िया टूल्स हैं। धन्यवाद। थैंक यू विमल जी, थैंक यू सो मच जी। पराग जी आप हैं? जी पराग जी। धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? हाँ जी आ रही है। हाँ। धन्यवाद। मेरा नाम पराग है, मैं एक कॉलिग हूँ। मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र। मेरा ए का सफर 2 साल का है। 2 साल में पौने 2 साल सोबर हूँ। और उसके लिए ये जो बुक है, एक हम सौ पेज, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो जिस समर्पण समूह से मैं आता हूँ, उसमें मैं जब ज्वाइन हुआ, तब दूसरी तीसरी मीटिंग के बाद ही ये बुक का रीडिंग शुरू हो गया था। अब 2 सालों में मुझे ये
मतलब एहसास हो रहा है कि ये भी एक अभी जो बांधव बता रहे थे ना कि कोइंसिडेंस है, डेस्टिनी है, नसीब है या परमेश्वरी योजना है। तो मेरे ख्याल से ये सब लागू होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था तो यही बुक था और इसका ही रीडिंग चल रहा था। और समर्थन समूह में जो भी मेंबर्स थे वो सभी इस तरह से मुझसे जुड़ते गए कि मेरे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन उसके पास था और मैं कंफर्टेबली उनसे बात कर सकता था वो प्रॉब्लम्स के साथ। तो ऐसे लोग मिलते रहे। मुझे भी जैसे एबीटिक को मैसेज मिला था, एबीटिक से मतलब को उसी तरह मेरे दोस्त की वजह से ही उसके मतलब वो अट्रैक्शन का प्रोग्राम बोलते हैं ना, वैसे ही मुझे उससे अट्रैक्ट होके मैंने उससे पूछा था कि तुझे क्या लागू हुआ है बता मुझे। और ये उसने मुझे एक का रास्ता दिखाया था और मैं अभी हूँ हमारे ग्रुप में ये बुक का अभी रिकवरी कभी पे चालू है। जोलूंगा, बिल्डब्ल्यू की कभी स्टोरी धोने वाला चालू है। धोएगा। मैं एक नौकर रखा हुआ है तेरे लिए। तो हाँ, शेयर अभी वो कीजिए, शेयर कीजिए। reading चालू है। अम, तो बहुत बढ़िया से रिकवरी के लिए और ये मीटिंग बहुत मुझे हेल्पफुल रहेगी। और भी धन्यवाद आप सभी का मुझे बोलने के देने के लिए। थैंक यू पराग भाई, थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली अमेज्ड कि ग्रुप के अंदर ये किताब पढ़ी जा रही है। बहुत इंक्रीजिंग है और इंस्पायरिंग है ये सुनना। तो ग्रुप से बिग बुक से ऊपर उठ नहीं पाए, बिग बुक पे ही अटक के रह जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत। अभी हमारे पास 2 मिनट का समय है, तो मैं ही इसका थोड़ा दोस्त हमारा पेश है, मैं एक शराब दूं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप, आज अपने नशे से दूर हो, जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद में मजा आ रहा है। और थैंक यू अतुल जी, राजेश जी और रमेश भाई, ये 3 लोगों ने इतनी अच्छी एक टाइम मशीन क्रिएट की है हमारे लिए, मेरे लिए खासकर। कि मेरा रूम, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं कमरे में अकेले बैठा हूँ और चारों तरफ कभी मेरे वो बिल और डॉक्टर सिल्कवर्थ और वाइफ लुइस उसकी और बाकी मेंबर्स जो जो शक्ति फेसिस दिखा रहे हैं, टाउन्स हॉस्पिटल्स और टाउन चार्ल्स बी टाउन्स, है ना। मुझे चारों तरफ, मैं उनके बीच में अपने आप को पा रहा था और एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा था कि वो लोग किस तरीके से इतनी सफरिंग के साथ, कितनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और इस कड़ी को जोड़ने में लगे हुए। अमेजिंग यार, रियली बहुत बहुत आनंद आ रहा है ये सब पढ़ने में, सुनने में। और जो भी कुछ शब्दों के जो अलग अलग मेंबर्स ने अपने अलग अलग वो बताए, है ना। किसी को बैनिंग इसके अंदर से फाइंड आउट हुआ, किसी को वो पंचरिंग द टफेस्ट एल्कोहलिक ईगो, और पासवर्ड, ये हमारे लिए पासवर्ड है। ये जब तक इस पासवर्ड को मैं डालूंगा नहीं, जो मेंटल ऑब्सेशन और फिजिकल क्रेविंग का, इस पासवर्ड को जब तक मैं अपने जीवन के अंदर, अपने लाइफ के अंदर, अपने घटनाओं के साथ अटैच नहीं करूंगा, और तब तक वो फिर कुछ होगा नहीं। और जो मुझे लगा, जो भी भाई शेयर कर रहे थे कि यार इसमें भी लिखा भी हुआ है कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर नियरली ऑलवेज फाउंडेड ऑन कैलेमिटी एंड कोलैप्स। अब कैलेमिटी एंड कोलैप्स तो मेरे साथ बचपन से ही हो रहे हैं, और पीते हुए बहुत ज्यादा हुए, अलग अलग तरीके से। बट आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दोज कैलेमिटीज एंड कोलैप्स। उसमें जो नीचे एक लाइन लिखी है कि व्हेन आई वाज विलिंग टू डू एनीथिंग, या जब भी मेरे साथ कोई घटना घटती है, आज के समय की बात करूं मैं, अच्छी या बुरी, तो वो मैं मान के चलता हूँ कि दिस इज कमिंग टू गिव मी सम साइन एंड सिग्नल्स। पहले भी थे, लेकिन पहले लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ ट्रस्टिंग पीपल, लैक ऑफ एक्सेप्टिंग हेल्प, मैं उस कैलेमिटी और कोलैप्स को, वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें लिखा है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में बदलाव लाने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने, इस प्रोग्राम ने, इस हेल्प ने, इस इंफॉर्मेशन ने, इस नॉलेज ने, उस कैलेमिटी को मुझे पहचानने में कि मेरे जीवन में अब क्या घट रहा है और क्या मुझे वो नीचे गिरना है, कोलैप्स कितना नीचे गिरना है, कोलैप्स होना है ना। पैर की हड्डी टूट गई, वहां तक समझ जाना है। सर फट गया, वहां तक समझ जाना है। चीरा लग रहा है पेट के ऊपर, वहां तक समझ जाना है, या जान से जाना है। कौन से वाले एक्सपीरियंस को मुझे, अ, उसको कोलैप्स को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में डालना है,
वो आज आप लोगों ने चॉइस दी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन्होंने ज्वाइन किया, शेयर किया और इतनी मेहनत करते हैं। शुक्रिया। इसी के साथ हमारा शेयरिंग का समय समाप्त होता है। किसी भाई की कोई बर्निंग डिजायर, कोई घोषणा, कोई अनाउंसमेंट, ग्रुप की बेहतरी के लिए कोई सुझाव? सीधा सुमेश भाई के पास चलता हूँ। सुमेश भाई प्लीज प्रोमिसेस एंड मीटिंग का समापन करें। जी नमस्कार, थैंक यू फॉर योर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, सर अभी सोमेश, बिग बुक से वायदे। अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम लगनशील हैं तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हमें एक नई स्वतंत्रता और नई प्रशंसा का एहसास होगा। हम अपने अतीत के बारे में न तो शर्मिंदा होंगे, न उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। हम आत्म शांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। हमारा चाहे कितना भी पतन हुआ हो, हम चाहेंगे कि हमारे अनुभव दूसरों के लिए लाभकारी हों। व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी। स्वार्थी कार्य में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा की भावना हमसे दूर हो जाएगी। हम अपने सहज ज्ञान के सहारे ये जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी, हम उनका सामना कैसे किया जाए। हमें अचानक इस बात का एहसास होगा कि ईश्वर हमारे लिए वह कर रहे हैं जो हम अपने लिए नहीं कर सकते। क्या ये वायदे बढ़ा चढ़ा के किए हैं हम ऐसा नहीं समझते। हमारे लिए ये सब पूरे हो रहे हैं, कभी जल्दी या कभी धीरे धीरे। ये हमेशा ही पूरे होंगे यदि हम उनके लिए काम करें तो। आत्म शांति की प्रार्थना में सहयोग दीजिए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो। हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मत दो मत दो उन चीजों को बदलने की उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, तो आपकी आपके इच्छा साथ चले हमारी नहीं। हमारी हे नहीं, ईश्वर, आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। Keep वो आपके coming साथ back. चलते Keep हैं और coming अपने back. काम Thank Thank you. you, Thank Mukul you, bhai, for everyone, your for your service. service. Thanks a Thank you, lot. Atul bhai. Thank you, Thank you, Rajesh everybody. ji. Thank you, Somesh bhai. सुमेश भाई morning. बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप बहुत बेहतर तरीके के साथ। रिकॉर्डिंग राजेश रिकॉर्डिंग राजेश भी जी सॉरी और रिकॉर्डिंग बंद कर दो। सॉरी राजेश सॉरी भी राजेश